Hello everyone. Now we are going to start our next topic. तो यहाँ पे हम ये जो टॉपिक देख रहे हैं इससे पहले के टॉपिक्स मैंने आपको पढ़ा दिए हैं और मैंने पिछले लेक्चर पे आपको एक होमवर्क दिया था, बट आप में से सिर्फ और सिर्फ एक बच्चे ने उस होमवर्क को कंप्लीट करके मुझे सेंड किया है। तो इससे मैं क्या समझूं बताओ आप पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो, किस तरीके से मैं प्रेडिक्शन करूं इस चीज़ का। देखो बेटा, एग्ज़ाम आपके बहुत ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 महीने डिले हो सकते हैं, इससे ज़्यादा डिले नहीं हो सकते हैं। और आपके पास सिर्फ़ और सिर्फ आपका बोर्ड एग्ज़ाम है, आपके पास सिर्फ़ और सिर्फ अब से अगर टोटल काउंट किया जाए तो 6 मंथ हैं आपके पास। अगस्त कंप्लीट हो गया, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 4 मंथ इधर आप मान के चल लो और जनवरी जन एंड फेब मान के चल लो। क्योंकि अगर आपने एक बार पढ़ाई नहीं की और नवंबर दिसंबर आ गया तो फिर आपका कॉन्फिडेंस इतना लो हो जाएगा कि आप वहाँ से स्टैंड नहीं कर पाओगे आसानी से। वहाँ से आप ये चाहो कि अब पढ़ना स्टार्ट कर दें और अब बहुत आसानी से अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर ले जाएं, तो शायद इम्पॉसिबल होगा। तो इसलिए अभी से आप मेहनत करो। अगर आप मेहनत नहीं कर रहे हो तो आप बहुत पछताओगे। और सबसे एक चीज़ का एडवांटेज ये भी है आपके साथ कि आपको ऑनलाइन लेक्चर में जो भी चीज़ें सेंड की जा रही है वो आपके पास हमेशा के लिए हैं। आप उन चीज़ों को कभी भी पढ़ सकते हो, कितनी भी बार पढ़ सकते हो। तो इस चीज़ को समझने की कोशिश करो और अपनी पढ़ाई बहुत ही अच्छे से करो, क्योंकि रिज़ल्ट आपकी ही जिम्मेदारी होगी कि रिज़ल्ट क्या आ रहा है, आपने कितना गेन किया, उसी हिसाब का रिज़ल्ट आएगा। जो इन एक्चुअल आप गेन करोगे उतना ही आपका रिज़ल्ट आएगा। आप ये मत सोचना कि हम नहीं पढ़ेंगे और कुछ भी लिख के चलाएंगे तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट आ जाएगा। दिस इज़ इम्पॉसिबल। आपको पढ़ाई करनी है, आप पढ़ाई करो, मेहनत से पढ़ाई करो। आप जब मेहनत से पढ़ाई करोगे तो आपको एक अच्छा रिज़ल्ट ज़रूर और ज़रूर मिलेगा। और पढ़ाई कोई एक दिन का काम नहीं है, आपको कॉन्टिन्यूसली करना है। मिनिमम 5 आवर ही अगर आप पर डे 5 आवर की स्टडी करते हो तो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में आपको कोई नहीं रोक सकता 80+। अगर मिनिमम की मैं बात कर रहा हूँ कि आप 5 आवर अच्छे से स्टडी करते हो तब की, अगर थोड़ा सा आपने और मेहनत कर दी तो फिर आपके मार्क्स बहुत अच्छे हो सकते हैं। चलें फिलहाल हम लोग अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। व्हाट डू ऑल एसिड एंड ऑल बेसेस हैव इन कॉमन। कह रहा है यार कौन कौन सी चीज़ें हैं जो सभी एसिड और सभी बेसेस में कॉमन होती हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम देखेंगे इन सेक्शन 2.1 वी हैव सीन दैट ऑल एसिड्स हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़। 2.1 में हमने देख लिया है कि जितने भी एसिड हैं सबकी प्रॉपर्टीज़ कैसी हैं, सिमिलर प्रॉपर्टीज़ हैं। अगर बहुत सी चीज़ें इस तरीके से आप देखने जाओगे तो आप पहले ही पढ़ चुके हो। जस्ट जितने भी एसिड हैं वो ब्लू लिटमस पेपर को कन्वर्ट कर देते हैं रेड लिटमस पेपर में, ठीक। तो इस तरीके की बहुत सी प्रॉपर्टी मैंने पढ़ाई है। रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल, तो जितने भी एसिड होंगे मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे तो एक ही प्रोडक्ट बनाएंगे, अलग अलग प्रोडक्ट नहीं बनाएंगे, ठीक है। तो फिलहाल हम यहाँ पे देखते हैं व्हाट लीड्स टू डिसिमिलरिटीज इन प्रॉपर्टीज। वी सॉ इन एक्टिविटी 2.3 दैट, यहाँ पे देखें आप, ऑल एसिड जनरेट हाइड्रोजन गैस ऑन रिएक्टिंग विथ मेटल। सारे एसिड क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। कब बनाते हैं, जब उनको मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं। सो हाइड्रोजन सीम्स टू बी कॉमन इन ऑल एसिड। तो इसका ये मतलब होता है कि हाइड्रोजन जितने भी एसिड हैं सब में कॉमन होगा। भाई तभी तो बनाएगा, जब हाइड्रोजन सारे के सारे एसिड में कॉमन होगा तभी तो पॉसिबिलिटीज़ है कि वो हाइड्रोजन बना सके इस चीज़ को, मतलब हाइड्रोजन गैस को तभी तो बना पाएगा। तो यहाँ ये छोटी छोटी बातें आपको समझनी हैं और एनसीईआरटी से ही पढ़ाई करो। आप किसी भी बुक को प्रेफर नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी से पढ़ना है। सफिशिएंट कंटेंट है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लो, आपको एक एक्टिविटी करने के लिए कही जा रही है। एक्टिविटी क्या करने के लिए कह रहा है भाई साहब आपको जो एक्टिविटी करना है उसमें कुछ बहुत ही बेसिक काम करना है, बहुत ही ज़्यादा। और आपको ये एक्टिविटी जब आपके ऑफलाइन लेक्चर स्टार्ट होंगे तो आपको ये एक्टिविटी लैब में करवाई जाएगी। कह रहा है भाई टेक अ सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज लेना है, अल्कोहल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड। ये 4 चीज़ों को लेने के लिए कह रहा है ग्लूकोज ले लो, अल्कोहल ले लो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लो और सल्फ्यूरिक एसिड ले लो।
तो ये अलग अलग लेना है, एक में मिक्स नहीं करके मिक्स नहीं करना है, ठीक है। नाउ फिक्स 2 नेल्स, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, कह रहा है कि 2 नेल्स को फिक्स करना है कॉर्क में। और जिस तरीके का आप यहाँ पे सेटअप देख रहे हो, ये जो सेटअप बना हुआ है, ये जो सेटअप आप जिस तरीके का देख रहे हो, इसी तरीके का सेटअप फिक्स करना है। 2 नेल्स को लेना है, कॉर्क में पिन कर देना है, और उसके बाद उन दोनों नेल्स से अलग अलग वायर लेना है। वायर को, एक वायर को पहले स्विच से कनेक्ट करना है, फिर उस स्विच को डायरेक्ट बल्ब से कनेक्ट करना है, दूसरे वायर को बैटरी के एक एंड से कनेक्ट करना है, और फिर क्या करना है, बैटरी के दूसरे एंड से बल्ब को कनेक्ट करना है। आपको मैं व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सेल एंड बैटरी, सेल और बैटरी के बारे में बता देना चाहता हूँ। जब कभी एक सिंगल यूनिट होती है तो उसको सेल कहते हैं, और कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इज नोन एज बैटरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पूछा गया, बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि व्हाट इज बैटरी, तो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इज नोन एज बैटरी। और कभी भी हम सेल को रिप्रेजेंट करेंगे तो आपको पता है कि कोई भी सेल होती है उसमें 2 एंड होते हैं, एक पॉजिटिव एंड होता है और एक निगेटिव एंड होता है। मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, एज एग्जाम्पल आप देख लो कि जैसे ये एक सेल है, तो इस सेल में 2 एंड होते हैं, एक एंड ये वाला होगा और दूसरा एंड ये है, ठीक है। तो ये दोनों एंड अलग अलग हैं, तो ये जो एंड होता है सेल का वो पॉजिटिव एंड होता है, और ये जो एंड होता है वो निगेटिव एंड होता है। तो किस तरीके से हम पॉजिटिव एंड और निगेटिव एंड को रिप्रेजेंट करेंगे साइंटिफिक लैंग्वेज में, या कहीं आपको पेपर पे लिखना है तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। आप देख लो यहाँ पे ये वायर हो गया, ये इधर ये वायर हो गया, और ये इस सेल का एंड हो गया। अब आप देखोगे यहाँ पे 2 लाइनें हैं, दोनों लाइनें अलग अलग साइज़ की हैं, एक लाइन बड़ी है और एक लाइन छोटी है। तो जो बड़ी वाली लाइन होती है वो पॉजिटिव एंड को रिप्रेजेंट करती है, और जो छोटी वाली लाइन होती है सेल की वो निगेटिव एंड को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। तो इसी तरीके से हम कितनी भी सेल को आपस में जोड़ के क्या कर सकते हैं, बैटरी बना सकते हैं। तो हम यहाँ पे फिर आगे चलते हैं, आगे देखते हैं कि क्या और करना है इसमें। अब यहाँ पे कह रहा है कि प्लेस इन कॉर्क इन 100 ml बीकर, 100 ml के बीकर में रखना है। कनेक्ट द नेल्स, ये सारे काम मैंने आपको बता दिए। नाउ पोर सम डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब क्या कह रहा है भाई, आप इसमें कुछ थोड़ा डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल दो। क्या डाल दो, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन बीकर एंड स्विच ऑन द करंट। क्या कह रहा है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालो और स्विच, जो आपने पूरा एक लूप बनाया है उसके स्विच को ऑन करो। तो ये बताओ मुझे, आप कैसे कह सकते हो कि यहाँ पे ये करंट, ये बल्ब ग्लो कर सकता है? क्योंकि आप देखो जो नील्स हैं वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड में, अगर आपने यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाला है तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डिपेंड, इसका मतलब ये होता है कि अगर एक नेल से, एक कील से दूसरे कील तक करंट जाने में मतलब करंट पास आउट हो सकता है तभी तो बल्ब ग्लो करेगा, अदरवाइज बल्ब ग्लो ही नहीं करेगा क्योंकि सर्किट कंप्लीट ही नहीं होगी, ठीक है। तो बल्ब ग्लो करने के लिए करंट का एक नेल से दूसरी नेल्स तक जाना बहुत ज़रूरी है। तो जब आपने यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल के स्विच ऑन किया, और यही आपको एक्सपेरिमेंट सबके साथ करना है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, ग्लूकोज, अल्कोहल, 4 चीज़ें लेने के लिए कहा है, आप और भी ले सकते हो अगर आप चाहते हो तो अब जब आप करोगे, अच्छा एक चीज़ मैं आपको बता दूं, कभी भी कोई सॉलिड है तो सॉलिड में जो इलेक्ट्रिसिटी का करंट होता है ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। किसकी वजह से होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन। जैसे लोहे का एक टुकड़ा है, ठीक है, लोहे का एक रॉड आपने ले लिया तो वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो हो जाएगा, क्यों? क्योंकि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है। लेकिन अगर एक लकड़ी का टुकड़ा आपने ले लिया, वहाँ वो भी सॉलिड है, वहाँ पे आप करंट फ्लो करने की कोशिश करोगे तो वहाँ पे करंट फ्लो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं है। इसी तरीके से अगर हम लिक्विड में बात करें तो लिक्विड में फ्री आयंस होते हैं। क्या होते हैं? फ्री आयंस। अगर लिक्विड में फ्री आयंस हैं तो वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो पाएगी, अगर फ्री आयंस नहीं है तो वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं हो सकती है। तो इसका मतलब कि जो भी आप लिक्विड ले रहे हो यहाँ पे उसमें आयंस होने चाहिए, मतलब वो अपने आयंस में ब्रेक होने चाहिए। तो आपने यहाँ पे क्या लिया? हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया। जब भी आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड देखोगे तो वो H+ और Cl- में ब्रेक होगा। किसमें किसमें ब्रेक होगा? H+ और Cl- में ब्रेक होगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड की बात करें। अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड की बात करें तो H2SO4 फार्मूला होता है, तो वहाँ पे भी H+ और SO4-2 यही ब्रेकिंग होगी, ब्रेकिंग हमेशा ये होगी। तो वहाँ पे H+ आयन अवेलेबल होगा, इसलिए
हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड में तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाएगी, बट ग्लूकोज और अल्कोहल में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी क्योंकि वहाँ पे आयंस अवेलेबल नहीं होंगे। तो यहाँ पे आप देख लो, अब यहाँ पे इनकी लाइन्स आप समझ लो। द बल्ब विल स्टार्ट ग्लोइंग इन केस ऑफ एसिड, बल्ब क्या करेगा, स्टार्ट करेगा ग्लो किन केसेस में, एसिड के केसेस में, जब आप एसिड में डिप करोगे उसको। बट यू विल ऑब्जर्व दैट ग्लूकोज एंड अल्कोहल सॉल्यूशन डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। आप यहाँ इस एक्सपेरिमेंट में क्या ऑब्जर्व करोगे, क्योंकि ग्लूकोज और अल्कोहल कंडक्ट नहीं कर रहा है इलेक्ट्रिसिटी। और क्यों नहीं कर रहा है मैंने आपको अभी समझाया, क्योंकि वहाँ पे फ्री आयंस अवेलेबल नहीं होंगे। एसिड क्यों कंडक्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी को, क्योंकि वहाँ पे फ्री आयंस अवेलेबल होंगे। ओके, ग्लोइंग द बल्ब indicates that there is a flow of electric current through the solution। अगर बल्ब ग्लो कर रहा है तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक थ्रो सॉल्यूशन से कंडक्ट हो रहा है। द इलेक्ट्रिक करंट इज कैरिड थ्रू द एसिडिक सॉल्यूशन बाय आयंस। तो एसिडिक सॉल्यूशन में कैसे कंडक्ट होता है इलेक्ट्रिक करंट, बाय आयंस। अब हम देखते हैं एसिड कंटेन्स H+ आयन। एसिड जो रखता है वो क्या रखता है, H+ आयन रखता है, और इसके साथ और जो भी, अब जैसे सल्फ्यूरिक एसिड है तो SO4- हो जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है तो Cl- हो जाएगा। तो ये जो H+ जो भी प्लस आयन होता है इसको हम कहते हैं कैटायन। क्या कहते हैं, कैटायन। तो प्लस वाले को हम क्या कहते हैं, जब भी किसी को ब्रेक करेंगे तो एक प्लस में टूटेगा और दूसरा माइनस में, तो जो प्लस है उसको हम कहेंगे कैटायन और जो माइनस होता है उसको हम कहते हैं एनायन। ठीक है, इन चीज़ों को बहुत अच्छे से याद रखना, क्योंकि कैटायन और एनायन को पूछा जाता है कि विच इज़ कैटायन एंड विच वन इज़ एनायन। तो आगे देखते हैं, जैसे HCl NO3- HNO3 नाइट्रिक एसिड SO4- इन सल्फ्यूरिक एसिड। तो यहाँ पे देखो जो एनायन होगा वो क्या है, Cl- है किस में, हाइड्रोक्लोरिक एसिड में। अगर हम NO3- की बात करेंगे ये तो नाइट्रिक एसिड में है, SO4- किस में होता है, सल्फ्यूरिक एसिड में होता है। और देखो CH3COO- इन एसिटिक एसिड, CH3COH, इसको हम क्या कहते हैं, एसिटिक एसिड कहते हैं। तो एसिटिक एसिड में एनायन ये होगा। सिंस द कैटायन प्रेजेंट इन एसिड इज H+, दैट सजेस्ट दैट एसिड प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन। इसी वजह से हम आप देख रहे हो कि जितने भी एसिड है उसमें कौन सा कैटायन प्रेजेंट है, H+ आयन प्रेजेंट है। इसीलिए सीधे सीधे हम कहते हैं कि एसिड कैन प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन, जिसको हम H+ आयन कहते हैं। और ये H आयन कभी भी नॉर्मल फॉर्म में नहीं रहता है, हमेशा या तो H+ एक्वस के फॉर्म में होगा या H3O+ या इस फॉर्म में होगा। ठीक है, जिसको हम हाइड्रोनियम आयन कहते हैं। In solution which are responsible for their acidic properties repeat some activity using alkalis such as sodium hydroxide, calcium hydroxide, और इनके साथ भी एक्टिविटी करने के लिए कहा जा रहा है। तो आपको एक्टिविटी करके चेकआउट करना है कि क्या होता है और कैसे होता है, और आपको इसका रिजल्ट लिखना है कि क्या वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही है या नहीं हो रही। ओके, आज के लिए फ़िलहाल इतना, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे कंडक्ट करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।